तो हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको देखने की बात है। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक ग्रुप के साथ अदला बदली करेगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं एक जनरल रिएक्शन लेके चल रहा हूं कि अगर मैंने ले लिया कोई एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन किसी के साथ करा रहा हूं, तो जिसके साथ भी कराऊंगा जाहिर सी बात है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पॉजिटिव पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नेगेटिव पार्ट। तो जैसा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और X माइनस एज अ लीविंग ग्रुप निकलेगा। तो अगर निकलेगा तो यहां बनेगा R के साथ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे निगेटिव होगा तो EX बन जाएगा। तो दिख रहा होगा X की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो गया है और न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुआ, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अपने कोर्स में जो NSR है यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दो पार्ट में अपने को पढ़नी है। एक है बेटा SN1 रिएक्शन और दूसरी है SN2 रिएक्शन। पहली बात आपको याद रखनी है, दोनों ही नाम अलग अलग हैं, SN1 और SN2, बट दोनों का काम एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां से X माइनस या कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हैलाइड हो, वो लिविंग ग्रुप यहां से लिव कर जाएगा। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इस क्लास में पहले पार्ट की, यानी कि SN1 रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए SN1 रिएक्शन। रिएक्शन कराने से पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, तो लिखते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यार इसे हम किस तरीके से देखेंगे, इसकी बात करते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर आप यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो जनरली मान लीजिए, पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा फिर उसकी मैकेनिज्म लिखूंगा। हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है और मैंने जानबूझ के उसकी तीनों वैलेंसी अलग अलग ली हैं, सेम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहां X है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ले रहे हैं, किसी सबस्ट्रेट के साथ कराया जा रहा है, रिएजेंट के साथ करा रहे हैं सॉरी। तो अगर हम कराएंगे तो जाहिर सी बात है, हमें पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल X को रिप्लेस कर देगा और जब रिप्लेस करेगा तो क्योंकि ये कार्बन काइरल कार्बन है, कैसा कार्बन है? काइरल कार्बन। अगर काइरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो जब ये प्रोडक्ट में बनाता है, किस तरीके से बनाता है? न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के दो तरीके हैं। एक हम इधर जोड़ दें और इसी में दूसरा पार्ट है कि हम उसे अपोजिट साइड जोड़ दें। ये बाकी जो X है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जोड़ के EX बना लेगा, है ना? अब इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसे हो रही है, जुड़ेगा तो किधर से भी।
अब यहां पर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूंगा, यहीं से सारा खेल है और यहीं से आपको सीखते चलना है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले SN1 की मैकेनिज्म में जो भी हमारे पास एल्किल हैलाइड है वो सबसे पहले आयनाइज होता है, और अगर वो आयनाइज होगा तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यहां प्लस बनेगा और यहां X माइनस बनेगा। ये इस रिएक्शन का पहला स्टेप कहलाता है, स्टेप 1, यानी 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो आपको दिख रहा होगा जैसे ही आयनाइज हुआ है, आयनाइज होते ही जो बना वो हमारी रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा। और दोस्त आपको दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट SN1 में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है, कभी भी अगर कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी रीअरेंजमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो शिफ्ट होके रीअरेंज होके और स्टेबल कार्बोकैटायन में तब्दील हो सकता है तो रीअरेंजमेंट आप यहां पर करा पाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके बाद आता है स्टेप 2। देखिएगा स्टेप 2 में कहा क्या गया है, इसे बड़े गौर से देखिएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो अब यार अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहां पे। अगर मैं यहां पे इस स्ट्रक्चर को दोबारा कैसे बनाऊंगा, देखिएगा R1 R2 R3 यानी प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि कार्बोकैटायन बना है अगर तो यहां पर इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और प्लेनर अगर होगा तो ये प्लेन में होगा, और अगर ये प्लेन में होगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, जो 2 प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी ऊपर मान सकते हैं, किसी को भी नीचे। जैसे बोर्ड में अगर ये कार्बोकैटायन रखा है तो इस तरीके से रखा है, अगर सामने से गया तो एक ऐसे जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, और दूसरा पोर्शन इस बोर्ड के पीछे से न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो वो भी जाके कार्बन से ऐड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए दोनों पोजीशन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से कैसा है, प्लेनर। तो अगर दोनों तरफ से जुड़ सकता है तो जैसा हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने कोई एक साइड मान लिया है, मान लेता हूं मैं इसे बोलता हूं ये अपर साइड है, प्लस मैंने न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से लगाया तो यानी ये लोअर साइड से अटैक किया होगा। ये इस रिएक्शन का स्टेप 2। अब अगर एक बात की जाए तो आपको याद रखना है जो स्टेप 1 होता है यानी कार्बोकैटायन का बनना, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी वो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इंपॉर्टेंट बात सामने आने वाली है, आपके मन में आएगा यानी रिएक्शन का जो रेट है वो ये पहला स्टेप ही तय कर देगा, स्टेप 2 से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक बात है। दूसरी बात ये आएगी, कल को अगर वो पूछे कि मान लीजिए कार्बोकैटायन बना और किसी दूसरी रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंज होके बना, तो क्या उन दोनों सिचुएशन में रेट ऑफ द रिएक्शन सेम होगा? जवाब है हाँ, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन को बनाते समय ही एग्जामिन कर लिया जाता है, उसके बाद आपका कार्बोकैटायन कितनी बार भी रीअरेंज हो उससे रिएक्शन के रेट पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टेप 2 में ये दोनों बने। अब क्योंकि ये कायरल है, मैंने वैलेंसी अलग अलग ली, तो ये कैसे कार्बन है? कायरल कार्बन है। तो अगर कायरल कार्बन है तो यहां एक दो टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा जिसमें लिखा होगा रिटेंशन, एक टर्म आएगा जिसे बोलेंगे इन्वर्जन। अब रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप नोट कर सकते हैं। रिटेंशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस अगर सेम रहा। क्या? एटम्स का अरेंजमेंट अगर स्पेस में सेम रहा तो हम बोलेंगे रिटेंशन हुआ है, और अगर एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट हो गया पहले के रिस्पेक्ट में जो आपने लिया था, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गया। अब आप मुझे बताइए, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनता हुआ हमें दिख रहा है, यहां पर एक्स जिस जगह पर लगा था, क्या न्यूक्लियोफाइल वहीं लगा है? यानी कि क्या हुआ होगा? रिटेंशन। अरेंजमेंट ऑफ एटम में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में हम बात करें, पॉसिबिलिटी तो दोनों की थी। दूसरे प्रोडक्ट में अगर बात करें तो जो X माइनस है वो जहां से निकला है, न्यूक्लियोफाइल दूसरी जगह यानी उसके पीछे आके लगा है। तो अगर पीछे लगा है तो अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो गया? डिफरेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट में बोलेंगे क्या हुआ होगा? इन्वर्जन हुआ। पहली बात तो ये। अब ये बताइए, क्या ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन है और एक ही तरीके का कायरल है? तो अगर कायरल है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जब भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो ये मान लो अगर डेक्स्ट्रो है और ये लेवो है, या ये आर कन्फ्यूग्रेशन है, ये एस है, तो हम लोगों ने बोला था इनका अगर इक्विमोलर मिक्सचर हम मिलाते हैं, तो इनका अगर हम मिक्सचर लेंगे तो कहा जाता है कि SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है, ये याद रखना है आपको, वो प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? जब दोनों का सेम परसेंटेज लेंगे तो क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो अभी मैं एक एक लाइन आपको लिखा दूंगा, लेकिन SN1 में आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो रेशमिक मिक्सचर अगर फॉर्म होगा तो रेशमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि दोनों लोग ऑप्टिकली एक्टिव थे लेकिन दोनों का सेम परसेंटेज मिला दिया गया, तो जिससे क्या हुआ? वो नेट में ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हुआ। यहां तक तो बात ठीक है। फिर कल को पूछा जाता है कि SN1 में क्या जितना रिटेंशन होगा उतना ही इन्वर्जन होगा? तो ये बात एक अच्छे सवाल के रूप में है। आपको याद रखना है कि SN1 के केस में परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन और परसेंटेज ऑफ रिटेंशन में इन्वर्जन का परसेंटेज माना जाता है कि हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द रिटेंशन। तो इतनी बात आपको SN1 में ध्यान रखनी है। अगर कल को ये सिचुएशन आएगी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां और बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको मैं भी लिखता जाऊंगा। अब अगर हम दोस्त यहां पे रिएक्शन करा रहे हैं तो कहा जाता है कि SN1 के लिए देखिएगा, मैं एक एक करके अभी अगले उसमें, अभी तो आप इतना उतारेंगे, इसके बाद मैं अभी समझा रहा हूं, फिर मैं आपको एक एक चीज लिखवा भी दूंगा। SN1 में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल पहले स्टेप पे डिपेंड करेगा, दूसरे स्टेप से कोई मतलब नहीं है। और पहले स्टेप में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड लिया था, तो कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी Rx। यहां पे आप इस पूरे को R मान रहे हैं तो Rx पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर इस रिएक्शन की ऑर्डर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा Rx पे डिपेंड कर रहा है, पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी जैसा कि नाम है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी SN1 में कितनी होती है? 1। अब कई बार आपसे सवाल आएगा क्या कि यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात समझिएगा, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी X माइनस है, यानी कि जो भी आपका लीविंग ग्रुप है,
वो अगर दोस्त नहीं निकलेगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो लीविंग ग्रुप जो है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो पहले ये आयनाइज हो जाएगा। दूसरा, आयनाइज क्यों हुआ? आयनाइज तो हो गया, आयनाइज होने के बाद सेकेंड स्टेप होगा या नहीं होगा? तो कहा जाता है स्टेप 1 जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। मैं सारी बातें यहां लिख रहा हूं। स्टेप 1 जो होगा वो कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। क्यों? अगर आगे रिएक्शन नहीं हुई यानी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बना तो वापस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि अगला स्टेप अगर कराना है तो दूसरे पॉइंट पे आपको देखना है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, इस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा कि जो R प्लस बन रहा है यानी जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो हर हालत में कैसा बनना चाहिए दोस्त? स्टेबल बनना चाहिए। यानी अगर आपको 2 या 3 चीजें दी हैं और पूछा गया किसमें SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, तो आप पहले ये देख लीजिए कि क्या उनमें लीविंग ग्रुप सेम लगे हैं। अगर लीविंग ग्रुप सेम लगे हैं तो इसका मतलब है सबको अच्छा ही मान लिया जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आएगा क्या? फिर हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो उन तीनों में जिस कार्बोकैटायन की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस एल्किल हैलाइड को बोलेंगे कि वो SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट तरीके से दे देगा। अब लीविंग ग्रुप की अगर बात करेंगे तो बोला जाता है कि लीविंग ग्रुप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। यानी जो वीकर बेस होगा वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो कल को अगर हेलोजेंस में बात की जाए तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, जैसा मैंने बताया है। यहां पर अगर बात करेंगे तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है वो सबसे अच्छी I माइनस की होती है, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस और F माइनस तो सबसे बेकार लीविंग ग्रुप कहलाता है। यानी एल्किल फ्लोराइड अगर होगा तो वो जल्दी ये रिएक्शन नहीं देगा। ये बात आपको याद रखनी। इतनी मेन बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप इसे उतारिए तो इसके बाद हम लोग SN1 में क्या क्या होता है उसे पर्टिकुलरली लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप हम लिख भी पाए असल में कहानी क्या चल रही है। ठीक है, इतना नोट। आगे चलते हैं दोस्त। अब तक जो पढ़ा है आपने, मेरे हिसाब से अगर आपको ये 13 पॉइंट क्लियर है तो SN1 का कोई सवाल कभी भी फंस नहीं सकता है। आप बहुत आराम से चीजों को निकाल ले जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। एक साथ 13 पॉइंट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज देखते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। पहला, SN1 रिएक्शन हमको पता है कैसी रिएक्शन होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। ठीक बात। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहला स्टेप कार्बोकैटायन बनता है, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। पहला स्टेप कार्बोकैटायन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इतनी बात हमें ध्यान है। दूसरा, अगला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो पहले स्टेप में अगर बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड टूट रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो अगर आयनाइज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। जो भी एल्किल हैलाइड है उसी के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, क्योंकि वो सेकेंड स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अगला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का क्या बनता है भाई? कार्बोकैटायन बनता है। अगला, रिएक्टिविटी ज्यादा कब होगी? जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रिएक्टिविटी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसको मैं भी बता रहा हूं। SN1 और SN2 को अगर आपको अलग करना है तो अलग करने का सबसे मेन पार्ट यही है। क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है फेवरेबल है किसके लिए? SN1 के लिए। यानी अगर SN1 रिएक्शन करानी है तो सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने के पीछे का मतलब क्या होता है? पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर का मतलब जिसमें चार्जेस हो, प्रोटिक का मतलब जिसके पास H+ मौजूद हो।
तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो क्या करेगा, हमारे एल्किल हैलाइड को आयनाइज कर देगा, R- को अलग रखेगा, X- को अलग रखेगा। तो जब दूर दूर रखेगा तो आसानी से, जो हम बोल रहे थे, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पोलर प्रोटिक में किसे याद रखेंगे, अगर वाटर दिया है, एल्कोहल दिया है, तो इसका मतलब है कि हम SN1 की तरफ मूव करेंगे। अगली कहानी, रिएक्शन का प्रोडक्ट, अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड कायरल कार्बन है, कैसा है, कायरल कार्बन, तो लिखा है रेसिमाइजेशन इज पॉसिबल इफ कायरल कार्बन प्रेजेंट, जैसा हम लोगों ने पीछे एग्जांपल लेके किया था। अगर कायरल कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इन्वर्जन से बनेगा, एक रिटेंशन से बनेगा, और दोनों मिलकर एक मिक्सचर तैयार करेंगे जो रेसिमाइजेशन है, रेसमिक मिक्सचर है, तो रेसमिक मिक्सचर पॉसिबल है। इसके बाद मैंने बोला था इन्वर्जन जो होता है वो रेसिमाइजेशन से ज्यादा होता है, यानी डोमिनेट करेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट्स रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी जो रिटेंशन हुआ है उससे इन्वर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। क्या जरूरी नहीं है हर बार आपको सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक दिया हो। एक बात बता दो, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है और लुईस एसिड कोई दे दिया तो जो भी कार्बोकैटायन बना देगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के फेवर करेगा। तो बोला जा रहा है लुईस एसिड फेवर्स SN1 रिएक्शन, क्योंकि लुईस एसिड कार्बोकैटायन बनाता है। तो जो भी हमारे पास मान लीजिए एल्किल हैलाइड है और AlCl3, लुईस एसिड वो होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब वो यहां से Cl- को निकाल ले। तो अगर निकाल लेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि SN1 की बात कर सकते हैं। 11वां पॉइंट, हर बार हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि एक बात बताओ, क्या पहला स्टेप था जिसमें लीविंग ग्रुप हट रहा है तभी कार्बोकैटायन बन रहा है? पहले स्टेप की अगर बात करें तो ये बोला गया कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा स्टेरिक है, स्टेरिक का मतलब क्या है, ज्यादा बल्कि है, तो अगर ज्यादा स्टेरिक होता है तो बोला जाता है बेटा वॉन्डर वॉल रिपल्सन। क्या, वॉन्डर वॉल रिपल्सन। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर ले जाएंगे, ज्यादा होगा। तो ये बताओ, अगर स्टेरिक ज्यादा है तो ये स्टेरिक में वॉन्डर वॉल रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से लीविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है, और यहां पर वॉन्डर वॉल रिपल्सन कम है जिससे लीविंग ग्रुप उतनी आसानी से नहीं निकलता। तो बोला जाता है वॉन्डर वॉल रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से आप नोट कर सकते हैं कि लीविंग ग्रुप क्या करता है, जल्दी निकलता है। और लीविंग ग्रुप अगर जल्दी निकला तो दोस्त इसका मतलब कार्बोकैटायन बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या नहीं देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी रिएक्शन अगर करानी है तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब अगर इस तरीके का स्टेरिक प्रोडक्ट हमारे, वो रिएक्टेंट हमारे पास है, तो स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होने की वजह, स्टेरिक मतलब ज्यादा होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से वॉन्डर वॉल रिपल्सन ज्यादा होता है, तो जिससे लिविंग ग्रुप जल्दी छिटकता है। तो जल्दी छिटका तो यानी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हुआ तो एनर्जी कम लगी। तो इसका मतलब है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में लगने वाली एनर्जी कम होगी और इस बॉन्ड को ब्रेक होने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं देखते। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी मौके पे आ गया तो आप गलती क्या कर दोगे, आप कहोगे ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 3 6 3 9, ये सब CH3 तो है बेटा, ये सब क्या है, CH3 है। तो आप यहां बोल दोगे जो कार्बोकैटायन इससे बनेगा उसमें आप अल्फा हाइड्रोजन 9 बोलोगे। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो बात की जाएगी अगर तो 0 होगा, लेकिन ज्यादा SN1 ये देगा, ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम SN1 कराते हैं जब तक लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा तब तक हमारा SN1 यानी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, तो SN1 नहीं बोल पाएंगे। तो बोला गया मोर द गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1, यानी कल को अगर फ्लोराइड लगाए, क्लोराइड लगाए, ब्रोमाइड लगाए और आयोडाइड लगाए तो लिविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा हो, I- वाले की। तो उस सिचुएशन में हम किसे देखेंगे, लिविंग ग्रुप। जब लिविंग ग्रुप मान लीजिए सब में सेम लगे तो फिर हमारे पास क्या बचता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फेवर्स SN1, यानी कि वही चीज बार बार आ रही है,
लेकिन अगर कल को लीविंग ग्रुप आ गया तो फिर हम लीविंग ग्रुप को पहले देखेंगे, लीविंग ग्रुप जल्दी निकलना चाहिए। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यार एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या SN1 कौन नहीं देगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये बात नहीं पकड़ पाए तो फिर ये सारा मामला बेकार हो जाएगा। अगर मैं आपसे थोड़ा सा समय लगेगा आपको, अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर कल को आपके पास आ जाए तो आपको ये याद रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि SN1 कौन नहीं देगा। तो तुम क्या कहोगे पता है, वो SN1 नहीं देगा जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल ना बने। समझना, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है अगर हमारे पास एरिल हैलाइड है, क्या है, एरिल हैलाइड, तो ये बताओ अगर एरिल हैलाइड है तो इससे कार्बोकैटायन क्या बनेगा, एरिल कार्बोकैटायन। और मैंने बताया था बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब एरिल हैलाइड, याद रखना, एरिल का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हैलोजन, एरिल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देगा, आपको याद रखना है। दूसरा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ये भी कभी SN1 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जो भी हैलोजन है उसका लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। और अगर रेजोनेंस में होगा तो एक बात मुझे ये बताइए, क्या यहां पर अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा मुश्किल आएगी। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। तीसरा पॉइंट है क्या, कि अगर ब्रिज पोजीशन पर, किस पर, ब्रिज पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो ऐसा कार्बोकैटायन हमें नहीं लेना है क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ब्रिज पोजीशन पे अगर बात करें तो मान लीजिए अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ये अभी ये वाली पोजीशन जो है दोस्त, जहां तीनों बॉन्ड मिल रहे हैं, ये ब्रिज पोजीशन है। अगर यहां पे हेलोजन लगा है और अगर यहां हेलोजन लगा है और आपने X माइनस की तरीके निकाला, तो दोस्त ये बताइए निकालने के बाद यहां पर, ये तो इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, ब्रिज पर, और पॉजिटिव चार्ज ब्रिज पे क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। यानी दोस्त SN1 कहां नहीं करना है, अपने को याद रखना है। SN1 करते समय ध्यान रखना है क्या, कि भैया एरिल हैलाइड पर, विनाइल हैलाइड पर या ब्रिज कार्बोकैटायन पर हम कभी भी SN1 का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में कभी भी SN1 फॉलो नहीं करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इतना पार्ट अभी तक आपका नोट करिए, इसके बाद हम लोग सवालों पे आते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। एक बात समझ लो, वीडियो पॉज करके सवाल तुम्हें लिख लेना है और फिर सुनते सुनते करते जाना है, क्योंकि अगर तुमने इसे वीडियो की तरीके देखा तो मामला निपट जाएगा। तुम्हें साथ में रहना है और देखना भी है कि क्या हो रहा है। आइए पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले ही आप अंडरलाइन कर लीजिए क्या टर्म बोल रहा है, मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1। क्लियर, सवाल देखने का तरीका, क्या सब में हैलाइड सेम लगा है, मतलब लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। तो ये बताओ मैक्सिमम रिएक्टिव देखना है तो इसका मतलब क्या देखना पड़ेगा, सवाल का कंसेप्ट क्या है, मोस्ट स्टेबल
कार्बोकैटायन सर्च करिए। क्या सर्च करिए? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बुद्धि लगाइएगा जरा, सवाल आपके पास लिखा होगा, मैं मिटा दूंगा। देखिएगा यहां पर Cl दिया है, Cl हटाया, पॉजिटिव चार्ज आया। Cl हटाया, तभी मैं कह रहा हूं कॉपी लेके बैठिए, पॉजिटिव चार्ज आया। ये एक्चुअली में बॉन्ड हट गया है, डायरेक्ट लगा था। Cl हटाया, पॉजिटिव चार्ज आया। Cl हटाया और पॉजिटिव चार्ज आया। बेसिक फंडा है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा फास्ट एसाइनमेंट दे देगा, बात खत्म है। ठीक है, तरीके अपने को पता है क्या क्या। ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज है? पहले सबकी कहानी देख लेते हैं, ठीक बात। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, वो तो ठीक बात है। तुरंत याद आना चाहिए हकल्स रूल। क्या याद आना चाहिए? हकल्स रूल। हकल्स रूल के हिसाब से रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये सिस्टम इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया? एरोमेटिक। और आपको मैंने बताया एरोमेटिक अगर हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों की लड़ाई में तो ये जीत रहा है। यहां आते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई होता है, तो आपको या आई इफेक्ट होता है। तो हम लोग अगर बात करें तो अभी तक के केस में तो ये सेकंड वाला जीत रहा है। यहां पर भी दोस्त हाइपर कॉन्जुगेशन है और अल्फा हाइड्रोजन 6। तो अगर मुझसे कल को कोई पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, सवाल समझिएगा दोस्त, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड पार्ट। क्योंकि यहां से Cl निकलने पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज में ड्यू टू रेजोनेंस हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, जिससे कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर को पा रहा है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब कल को मान लीजिए इसी सवाल में ऑर्डर आ जाता, आपको क्या आ जाता? ऑर्डर। मैं जानबूझ के सवाल का पैटर्न चेंज कर रहा हूं। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखना है, तो ये बताओ जो ऑर्डर क्या लिखते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला, क्योंकि रेजोनेंस भी था और एरोमेटिक हो गया इस वजह से। उसके बाद इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन और इसमें रेजोनेंस, तो रेजोनेंस जीतेगा, फर्स्ट आया। थर्ड और फोर्थ दोनों में हाइपर कंजुगेशन, तो ज्यादा किस में? थर्ड वाले में, तो फिर थर्ड और फिर फोर्थ। यानी एक सवाल को 2 तरीके से करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पहला पोर्शन है। आप वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहां आते हैं, विच इज, अगले सवाल पे, मिनिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स एसिड। तो क्या मैं बोलूंगा, कंसेप्ट क्या होगा इस सवाल का? आर प्लस की स्टेबिलिटी सबसे कम जिसमें होगी वो मिनिमम रिएक्टिव होगी। ठीक बात है। सवाल आपके पास है, हम अपने बेसिक पे चलेंगे, सारे बी आर हटा देंगे, है ना दोस्त, क्योंकि सब में हेलोजन सेम है, तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहां पे सब पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। अब यार एक बात बताओ, सब पे पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन रिंग है, तो इसका मतलब सारे कार्बोकैटायन बेंजिल कार्बोकैटायन, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, सबका सारा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में घूम रहा है। आपको कुछ अलग ढूंढना है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही है, क्योंकि रेजोनेंस से जो भी कम हो रहा होगा और कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये तो नॉर्मल हुआ। Cl की बात करें, Cl का इफेक्ट होता है प्लस m और माइनस आई, क्योंकि पैरा पे लगा है, ऑर्थो और पैरा पे बात कर रहे हैं, प्लस m भी लगता है और माइनस आई, लेकिन डोमिनेट क्या करता है? माइनस आई। तो इसका मतलब Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ाएगा लेकिन बढ़ाएगा। यहां मेथिल ऑर्थो या पैरा पे लगा है,
पैरा पे अगर लगा है तो इसमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और प्लस आई लग रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई लगने से हाइपर कॉन्जुगेशन लीडिंग इफेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। क्या करेगा दोस्त? कम करेगा। यहां जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही है। यहां पर Cl का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि हमारा चार्ज बढ़ रहा है यानी कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो रहा है। चार्ज घट रहा है मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है। यहां पे आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई की वजह से पॉजिटिव चार्ज घट रहा है यानी स्टेबल कर रहा है कार्बोकैटायन। NO2 भाई साहब को -M -I दोनों से खींचेंगे और लीडिंग इफेक्ट माइनस है, तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। तो अगर तेजी से बढ़ाएंगे तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कार्बोकैटायन अनस्टेबल, यानी ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल। ये बात आपको याद रखनी। अगली कहानी जैसा हम लोग कर रहे थे, अगर हमें यहाँ पे मिनिमम तो निकाल लिए, अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना होता तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? वो तो सिंपल फंडा है। वो ऑर्डर क्या होगा कि रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू SN1। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल का है। तो आते हैं, यहां जितना था उतना ही और थर्ड वाले में जितना था उससे कम हुआ यानी स्टेबल हुआ। तो ऑर्डर में 3 आएगा पहले, 3 के बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि भाई अगर वो घट नहीं रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा। तो यार थर्ड के बाद कौन आ गया? फर्स्ट आ गया, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना है उतना ही। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोगों को कंपेयर करना है सेकंड और फोर्थ। सेकंड में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन फोर्थ में -M लग रहा है जिससे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ रहा है यानी हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब है जो कम स्टेबल है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा और फोर्थ वाला सबसे लेस स्टेबल होगा यानी कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर NO2 के -M इफेक्ट की वजह से वो इस कार्बोकैटायन को हाईली अनस्टेबल कर देगा, SN1 के प्रति बहुत कम रिएक्टिव रखेगा। इतनी बात आपको ऑर्डर के रूप में याद रखनी है। अगर कभी इन सवालों में ऑर्डर आ जाता है तो मैं बेसिकली आपको जो पर सवाल है वो 2-2 पार्ट में बांट के कर रहा हूं। इसके बाद आता है कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जब भी आया रेट ऑफ SN1 तो एक बात याद रखिए, पहली चीज लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखनी है, कौन सा लीविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा। लेकिन यहां पर दोनों सवालों में लीविंग ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन अगर निकालना है तो बेसिकली वो हमको बोल रहा है आप R+ यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सवाल तो ये है ना, क्या SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर बताइए। अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर लिविंग ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हमें लिविंग ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। आते हैं, इन तीनों से I निकाल लेते हैं, I माइनस के रूप में निकलेगा। तो अगर मैं इससे निकालूंगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, इससे निकालूंगा तो यहां समझ ही जाओगे, और इससे निकालूंगा तो यहां। आइए देखते हैं कहानी क्या है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। रिंग के सारे कार्बन पॉजिटिव चार्ज, रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ऐसी रिंग कैसी क्या होती है? प्लेनर होती है। प्लेनर है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन इंपॉर्टेंट बात 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई और 2 पाई 4 पाई, प्लस का मतलब तो 0 इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज हो रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था हकल्स रूल में, अगर साइकिल प्लेनर है, प्लेनर देखते थे सारे कार्बन का एटम sp2 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन एटम का, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकलाइज हो रहे हैं तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। अब एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा,
एंटी एरोमेटिक जो होता है कंपाउंड वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि एंटी एरोमेटिक को तो बनाना ही नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, सबसे बेकार हो गया। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है बस, और रिंग जो है वो प्लेनर नहीं है क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं और रिंग प्लेनर नहीं है, यानी कि ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो। तो आइए स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं कार्बोकैटायन का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस वाला, यानी कि बी पार्ट। उसके बाद कौन आएगा? सी पार्ट। और ए को तो हम लोगों ने पहले ही बोल रखा है कि भैया एंटी एरोमेटिक होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल होगा। यहां आपको ये नहीं देखना है कि रेजोनेंस हो रहा है ज्यादा ना, एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो कि कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल। लेकिन एंटी एरोमेटिक के लिए आपको याद रखना है मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? प्लेनर। तब हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में डिलोकलाइज हो रहे हैं तो हम उसे एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। सेकेंड पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही देख रहे हैं हम लोग। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो Cl हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl हटाया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl हटाया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl हटाया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। SN1 में मैंने आपको बताया था विनाइल क्लोराइड जो होता है कभी SN1 नहीं देता, तो क्या ये हमारा विनाइलिक पोजीशन है? इसका मतलब सबसे बेकार, ऐसे बोल दो इन सब में। ये बी को तो देखना ही नहीं है, सबसे पीछे जाएगा। बाकी को देखते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रहा है और ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ये बेकार है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन इससे कम हो रहा है। यहां पर केवल हाइड्रोजन लगे, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे तो जरा मुझे बताइएगा बेटा ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या सबसे अच्छा ए वाला है, उसके बाद सी वाला है, फिर डी वाला है, और बी वाला बेकार है क्योंकि विनाइल क्लोराइड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा यहां पर, मैंने अभी आपको बताया था। तो विनाइल क्लोराइड कभी भी SN1 देता नहीं। तो हमारा आंसर जो यहां पे जाने वाला है वो क्या जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और सबसे बेकार बी। बी यहां बेकार हो गया विनाइल क्लोराइड होने की वजह से। इतनी बात आपको याद रखनी है। नोट्स प्रॉपर दोस्त आपको बनाते रहना है। नोट्स आप नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अगले लेक्चर में आज ही के दिन आपको SN1 का एक असाइनमेंट भी दे दूंगा, और अगर आप वो असाइनमेंट कर लेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। उसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो की एक लिमिटेशन है कि ज्यादातर हम उसमें सवाल नहीं करा सकते। फिर भी मैंने मैक्सिमम सवाल कराने का प्रयास किया है। इतनी बात आपको याद रखनी है।